नमस्ते। आज मेरे साथ राजीव रंजन सिंह साहब हैं। राजीव रंजन सिंह साहब फॉर्च्यून इंडिया के में कार्यरत हैं, लेकिन इसके अलावा इनकी बहुत मतलब इसको कहते हैं ना पैनी नज़र रहती है। खास करके जो बिजनेस डील्स होती हैं और जो इकोनॉमिक किस तरह की चीज़ें हैं, और अडानी वाले उसमें आपने कई चैनल पे राजीव रंजन जी को देखा होगा। रिपब्लिक इंडिया के उसमें ये पहली बार आ रहे हैं। मैंने आपसे आग्रह किया कि एक बार हमें भी कुछ, क्योंकि मैं दर्शकों को बहुत मोटी चीज कि अडानी जी क्या क्या कर रहे हैं और अडानी जी को इस ये सब गाने में सरकार ने किस तरह से एक भूमिका निभाई है उसकी बात करते हैं। राजीव जी, उस मैं अडानी जी की बात को फॉलो कर रहे हैं हम सब लोग। अब ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट की से जो कमेटी बनी थी और उसके बाद सेबी वाला मामला, जिसको अगर एक खराब शब्द यूज कर रहा हूं, वो अगस्त तक टाटा फिसी रहेगा मामला, उसमें कुछ कॉन्क्रीट निकलने का तो नहीं लग रहा है। लेकिन जो उस दिन अभी मैंने हाल में 2-4 दिन पहले दिनेश जी से भी एक बात की थी और वो आपसे फिर से दर्शकों को ठीक से समझाना चाह रहे थे। ये जो जो सेबी में और सरकार ने कुछ नियमों का जो परिवर्तन करवाया, और उस नियमों के परिवर्तन से ये साफ है कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, बाहर से कौन आ रहा है, वो मक्कड़ जाल और धुंध में खो जाता है। वो आप कभी पता ही नहीं कर पाएंगे कि किसने पैसा लगाया और किसका पैसा गया। तो इस पे जरा एक तो जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी स्टेटेड बेनिफिशियरी, इसको जरा एक बार आप समझा दीजिए। तो मेरे पास एक दो प्रश्न और हैं, वो भी मैं आपसे करूँ। राजीव जी, देखिए, इसके पहले मैं आपको संक्षेप में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेके आया था और जो जी उन्होंने सवाल उठाए थे, है ना, उस पे कुछ नाम दिए थे। वो नाम के ऊपर में क्या इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया या कितने सक्षम है इन्वेस्टिगेशन करने में सेबी, है ना, इसी पे जी सवाल उठता है, क्योंकि कानून में फेरबदल किया गया था। तो वो क्या था वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जी हिंडनबर्ग ने 5 फंड्स के नाम दिए थे: एपीएमएस इन्वेस्टमेंट्स, क्रेस्टा फंड्स, एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड और ओपाल इन्वेस्टमेंट। अब ये पांचों फंड्स ने जो मिलके हैं, मतलब आप समझिए कि इन्होंने 4.5 बिलियन डॉलर जो है वो अदानी ग्रुप में लगाया था। ओके। अब ये पांचों फंड को जो ओन करता है वो है मॉन्टी रोजा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। मॉन्टी रोजा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग जो है वो स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ एक व्यक्ति है, एलिस्टर इवान, वो चलाता है। अब देखिए, ये अपने आप में ही बड़े मतलब हास्यास्पद बात है कि ये पांचों फंड है मॉरिशस में लिस्टेड। ये पांचों फंड्स के ऊपर में जो एक बैठा हुआ इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जो मॉन्टी रोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है ना, वो स्विट्जरलैंड में बेस्ड है। ठीक है। और वो स्विट्जरलैंड में जो बेस्ड है उसका चेयरमैन है या सीईओ है एलिस्टर इवान। हमको बस इतना ही मालूम है। ओके। ठीक है। इसके अंदर हम डिटेल में कैसे पता कर सकते थे पुराने नियम कानून के हिसाब से, वो मैं समझाता हूं। देखिए, जी दो चीजें होती, मतलब पुराने कानून में दो चीजें थी। एक था अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर, दूसरा था बेनिफिशियल ओनर। ओके। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो है उसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन थी। अब बेनिफिशियल अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर का अर्थ ये हुआ कि जो अल्टीमेट इंटरेस्ट ओन करता है, यानी जो मालिक है, जो मेजॉरिटी स्टेक ओन करता है, या जो कुछ लोग मेजॉरिटी 15-20% ओन करते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल, इनके नाम आपको डिस्क्लोज करने पड़ते थे। ठीक है। बेनिफिशियल ओनर में जो है वो ये हो गया, मतलब इन्होंने 2018 में डेफिनेशन को चेंज किया। अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर उड़ाई दिया। ठीक है। और ठीक है। उसके बदले आ गया चीज बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर के अंतर्गत ये हुआ कि आप कोई भी सीईओ या हायर मैनेजमेंट के किसी भी आदमी का नाम, डायरेक्टर किसी का भी नाम दे दीजिए या फंड मैनेजर का नाम दे दीजिए तो काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे मॉन्टी रोजा के सीईओ का नाम दे दिया कि भाई मॉन्टी रोजा जो $4.5 बिलियन का जिसने अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया है थ्रू मॉरिशस फंड, उसको होल्ड करते हैं आपके एलिस्टर इवान जी। अब ये ठीक है। एलिस्टर इवान जी कहां से पैसे लाए, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है।
अब ये अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप की यदि बात की जाती तो शायद हम उस तय तक पहुंच पाते, ओके। पर इन्होंने अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप का हटा ही दिया और बेनिफिशियल ओनरशिप ला दिया। बेनिफिशियल ओनरशिप में कई मालिक लोग ये कर रहे कि अपने नौकर, चपरासी, रसोइये, ड्राइवर, किसी का भी नाम दे दो आप डायरेक्टर करके, भाई ये डायरेक्टर है, बात खत्म, वही इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें क्या हुआ कि कंसीलमेंट हुआ, छुपाया गया कि एक्चुअल अल्टीमेट ओनरशिप किसके पास में है, किसी फंड की। अब अदानी तो एक केस है, देखिए इंडिया के अंदर में और जितने भी इन्वेस्टमेंट आ रहे होंगे अलग अलग कंपनीज में, वहां भी यही खेल खेला जा रहा होगा। हिंडनबर्ग ने एक अदानी की बात लाई तो एक अदानी पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बट मूल मुद्दा, मूल सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत इस डेफिनेशन को क्यों चेंज किया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, पीएमएलए के अंदर में भारत सरकार ने डेफिनेशन को चेंज किया 2018 में, तो 2019 में सेबी ने भी अपनी डेफिनेशन को चेंज कर दिया। सेबी ने बोला हम भारत सरकार के ऊपर तोड़ना है, भारत सरकार जैसे नियम बना रहा है, हमारा मेन मुद्दा है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होना चाहिए। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की ही डेफिनेशन में अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप नहीं मांगा जा रहा है तो हम किस खेत की मूली हैं कि हम जबरदस्ती मांगे, तो हम भी जो है मर्ज कर देते। तो इन्होंने बेनिफिशियल और अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप को मर्ज कर दिया, यानी हटा ही दिया बेसिकली अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप को, तो मुद्दा वहीं खत्म हो गया। अब सेबी ने ये किया था, इनको एक कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट की सिफारिश पे, ये कमेटी में कौन कौन से सदस्य थे इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। किन किन सदस्यों, मतलब जिन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दिया कि आप यू कैन गो अवे विद अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप डेफिनेशन, उनका नाम लाना चाहिए और भाई उन्होंने उनके उनकी क्या रीजनिंग थी, क्यों किया था, वो भी मेंशन करना चाहिए। देखते सेबी से पत्रकार सवाल कर रहे हैं ये, बट जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि जब भारत सरकार ने ब्लैक मनी को फ्लश आउट करने के लिए 2016 में इस देश की 140 करोड़ जनता, जो उस टाइम में 120, 125, 130 करोड़ रही होगी, उनको सड़कों पे लगा दिया नोटबंदी के द्वारा, डीमोनेटाइजेशन के द्वारा, तो ये भारत सरकार बड़े बड़े धन्ना सेठों को उनके नाम छुपाने के लिए ठीक एक साल बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के डेफिनेशन को क्यों चेंज कर रही है। जहां एक तरफ तो आप ब्लैक मनी को फ्लश आउट करने के लिए डीमोनेटाइजेशन जैसा बड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो, जिसमें इस पूरे देश की जनता को आपने लाइन में लगा दिया, वहीं क्योंकि ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग जो हैं, जो बाहर से मॉरिशस, साइप्रस, यहां वहां से पैसे लाके लगा रहे हैं, भाई आपने उनको एक खिलौना दे दिया डेफिनेशन चेंज करके। मेरा सवाल ये उठता है कि ये डेफिनेशन चेंज करने का फायदा किसको हुआ? क्या भारत सरकार को हुआ? क्या आम जनता को हुआ? क्या टैक्स पेयर को हुआ? इस चीज का फायदा किसको हुआ है? ये जनता को समझना जरूरी है कि भैया आपके लिए तो डीमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, किंतु यही बड़े बड़े धन्ना सेठों को अपना नाम छुपाने के लिए डेफिनेशन में ही चेंज कर दिया जा रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? ये हमें समझाए भारत सरकार कि किस कारण से और क्यों इन्होंने ये डेफिनेशन को चेंज किया। 2018 में भारत सरकार ने चेंज किया, 2019 में सेबी ने चेंज किया, 2020 से अदानी के शेयर प्राइसेस में 10 गुना उछाल हुआ। बिटवीन 2020 एंड 2022 अदानी के शेयर प्राइस जो है, मार्केट कैप जो है, वो 10 टाइम्स, ग्रुप का मार्केट कैप 10 टाइम्स बढ़ गया, 2 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ हो गया। तो ये सवाल नहीं उठाता है जी। नहीं, और राजीव जी, मतलब मुझे कई लोग, मतलब ये बहुत जगह आप जाइए और इस बात को उठाइए तो लोग हरदम कहते हैं कि नहीं देखिए फलाना इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको सरकार ने फेवर किया, ठीक है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, लेकिन मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि इस वाले केस में जो स्पष्ट होता जा रहा है, जिस तरह से रूल्स को चेंज करके सरकार उनके पार्टनर के तौर पे दिखाई दे रही। सरकार जैसे होता है ना कि ठीक है डिस्क्रिशनरी अलग बात थी कि 10 टेंडर आए, एक हमने ले लिया, लेकिन वो जहां का भी आप टेंडर लीजिए, नया माइनिंग का टेंडर है वो बिल्कुल मिनिमम पे वो कर रहे हैं, बाकी लोग का रेट कुछ और आ रहा है, इनका बिल्कुल मिनिमम वाला आ रहा है जो जस्ट क्वालिफाइंग करने के लिए। आप एयरपोर्ट का आप देखें, मैं थोड़ा इस पे भी आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि
सरकार का किसी को फेवर करना और सरकार का उसके साथ एक्टिवली दिखता है जो कि एक्टिवली उसको कहीं ना कहीं उसके बिजनेस को बढ़ावा देना और अपने सरकारी एसेट को उसको दे देना कि भाई तुम लेके इससे फायदा उठाओ, ये थोड़ा अगर समझा सकें संक्षेप में। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, टू रॉन्ग्स कैनॉट मेक ए राइट। दो गलत चीजें मिलके एक सही चीज नहीं हो सकती है। आप ये हवाला दो कि भाई पुरानी सरकारों ने भी इस तरीके से इंडस्ट्रीज को फेवर किया, तो भाई पुरानी सरकारों ने इंडस्ट्रीज को फेवर किया या जो भी गलत काम किए, इसलिए तो जनता जनार्दन ने उनको हटा दिया, आपको मौका दिया। आप ये बहाने बनाओगे कि पुराने लोगों ने ये किया इसलिए हम भी ये करेंगे, तो फिर आपकी भी क्या जरूरत है? आपको क्यों रहना चाहिए? वो तो ये नहीं कहते थे ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। आपने ये जनता को जो है ये वादा किया, तो आप यदि अपने वादे के हिसाब से नहीं चल रहे हो, डेफिनेशंस में चेंज कर रहे हो, और एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर ग्रुप छोड़ दीजिए, आप देखिए एक पर्टिकुलर प्रांत, एक पर्टिकुलर राज्य से आए हुए कुछ ही व्यापारी जो है, इनका फिनोमिनल राइज हुआ है। फिनोमिनल राइज हुआ है पिछले, आप समझ लीजिए 5-6 सालों में। तो क्या ये बिजनेस एक्चुमेन, ये क्या बिजनेस स्किल्स, क्या इसी प्रांत से आए हुए कुछ बिजनेसमैन के पास में जो 2014 तक नहीं दिखे लोगों को और 2014 के बाद ही दिख रहे हैं? सवाल ये उठता है कि भाई जहां प्राइवेटाइजेशन की जरूरत नहीं है वहां जबरदस्ती आप क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो? आज आप देखिए कोयले में अदानी ग्रुप कोल इंडिया के बाद में इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर हो गया, सबसे बड़ा प्लेयर हो गया। जितने भी कोयले के आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो इंपोर्ट कर रहे हैं कोयला, उसमें अदानी आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अदानी कोयला लेके आ रहा है तो प्राइसेस हायर है तो वो आपके मेरे जैसे कंज्यूमर्स के ऊपर में उसका भार जा रहा है। मैंने आज से 11 साल पहले एक स्टोरी किया था जब मैं डीएनए के लिए काम करता था, जी न्यूज ग्रुप का इंग्लिश न्यूज़पेपर था, वो आप जरूर स्टोरी पढ़िएगा। उसमें मैंने यही बताया था कि टाटा पावर जो मुंद्रा में है और अदानी पावर जो मुंद्रा में है, कैसे ये लोग 1.76 लाख करोड़ 1.76 लाख करोड़ कमा सकते हैं यदि इन्होंने जो टेंडर में कोट किया था नंबर, अब ये चिल्लाने कि हमको आप प्राइस एस्केलेट करने दीजिए। यदि उनको ये प्राइस एस्केलेट करने की परमिशन मिल गई तो 1.76 लाख करोड़ ये कंज्यूमर से कमा लेंगे। अब कंज्यूमर कोई एक तो है नहीं, करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों लोग से थोड़े थोड़े पैसे भी कमाए तो बहुत पैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है कि आज की डेट में आप देखिए प्राइसिंग पावर, जो एक और स्टोरी मैंने फॉर्च्यून के लिए थोड़े दिन पहले किया था कि कैसे बड़ी कंपनीज जो हैं वो बड़ी होती जा रही हैं। पिछले 5-7 सालों में हमने देखा है big companies are getting bigger whereas smaller companies are either vanishing or they are losing market share to big companies। अब आप एक छोटी सी बात को समझिए कि प्राइसिंग पावर जो पहले कंज्यूमर के पास में था, वो प्राइसिंग पावर अब कंज्यूमर के पास रह ही नहीं गया, अब वो कंपनीज के पास चला गया। क्योंकि हर सेक्टर में ले दे के 2-3 कंपनीज आपको दिखती हैं, बड़ी कंपनीज। आप टेलीफोन में जाओ तो आपको वही जियो और एयरटेल नजर आएगा, आप कोयले में आओ तो अदानी और कोल इंडिया नजर आएगा। खैर कोल इंडिया तो भारत सरकार की कंपनी है तो उसको दबा के मार के रेट आप ये कम कर सकते हो, बट आप जितने भी सेक्टर देखोगे वो सारे सेक्टर में आपको एक या दो बड़ी प्राइवेट कंपनी दिखेगी, ठीक है, और कोई कंपनी दिखेगी नहीं। तो इससे हो, ये एविएशन देख लीजिए, एविएशन का भी वही हाल है। प्राइजेस देखिए कैसे ऊपर जा रहे हैं, खासतौर पे गर्मी की जब छुट्टियां लगती हैं बच्चों की स्कूल की, उस टाइम में देखिए सडनली प्राइस एस्केलेट हो जाता है। तो भाई प्राइसिंग पावर जो है वो जनता जनार्दन के हाथ में अब रह ही नहीं गया। कॉर्पोरेट मन चाह कुछ भी अपने हिसाब से पैसा वसूल रहे हैं। और एक मजेदार बात, एक और स्टोरी किया है जो छपेगा, आप ये देखिए कि 2013-14 में निफ्टी 50 यानी भारत की जो 50 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज है, उनका कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो था वो था 2.26 लाख करोड़, जो बढ़ के 2022 में हो गया, यानी FY22 में 5.93 लाख करोड़, जो 169% का इंक्रीज है ये पिछले 9 साल में।
बट वहीं यदि आप भारत सरकार के कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन को देखेंगे, यानी ये जितने भी भारत में 30 से 35 लाख कंपनीज हैं रजिस्टर्ड, ये सारी जो भी मुनाफा करती हैं वो जो कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स का यदि आप देखोगे कि वो कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ गया, तो वो आपको नजर आएगा कि उसमें सिर्फ 89% की वृद्धि हुई है। लास्ट ईयर जो है वो एस्टिमेटेड बजट जो FY23 का था, उसमें 8.35 लाख करोड़ सिर्फ भारत सरकार ने अर्न किया है कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू, जो कभी 4.8 लाख 2013-14 के आसपास में होता था, 4.8 या कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, बट 8.35 लाख 2023 में हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई 89% कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है भारत सरकार का, पर वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट 169% बढ़ा है, यानी बड़ी कंपनीज बड़ी तेजी से बड़ी हो रही है, पर छोटी कंपनीज जो है या तो मुनाफे उनके कम हो रहे हैं या वो गायब ही होती जा रही है। तो ये देश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि कंज्यूमर्स के हाथ में प्राइसिंग पावर नहीं है। वीरल आचार्य करके RBI के वन ऑफ द की मेंबर्स थे, रघुराम राजन जी और उर्जित पटेल जी के टाइम में, उन्होंने भी अभी अमेरिका में एक ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई भारत में 5 से 6 बड़ी कंपनीज हैं जो भारत में महंगाई को बढ़ाने में मेन जिनकी भूमिका है, और इन कंपनीज के छोटे छोटे टुकड़े कर देने चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में इतनी प्राइसिंग पावर आ गई है कि एक आम कंज्यूमर कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो आपका ये कहना, अब आप बोलते इन्फ्लेशन 5 से 6% बढ़ रहा है साल दर साल, मैं कैसे मानूं? भाई मेरा हॉस्पिटल का बिल 20% बढ़ रहा है सालाना, बच्चों की स्कूल की फीस 15 से 20% बढ़ रही है, मैं देख रहा हूं कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट 10 से 15% बढ़ रहा है, रेंट जो है वो 10 से 15% बढ़ रहा है। यानी जो चीजें आम आदमी के जीवन को अफेक्ट करती हैं वो यदि 15-20% से साल दर साल 10 से 15% साल दर साल बढ़ रही है, तो आप कैसे अपने CPI के नंबर और डाटा को बोल रहे हो 5 से 6% बढ़ रहा है? इसका मतलब है कि आपके डाटा कलेक्शन में जो कंपोनेंट्स है उनका आम लोगों की जिंदगी से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना है ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये है, समझने वाली बात ये है कि जनता को माइक्रोस्कोप लेके एक एक एक्शन को एनालाइज करने की जरूरत है, जो पिछले कुछ सालों में लिए गए हैं। डेफिनेशन चेंज करने से लेके उनको ये देखने की जरूरत है कि कैसे स्टॉक मार्केट बढ़ाया जा रहा है सिर्फ कुछ कंपनीज को बढ़ा करके, कैसे कुछ बड़ी कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैसे कुछ बड़ी कंपनीज के हाथों में पावर जा रहा है, प्राइसिंग पावर, वो प्राइसिंग पावर जाने के कारण कैसे आम कंज्यूमर को, आपके मेरे जैसे लोगों को नुकसान हो रहा है, कैसे आपके और मेरे जैसे लोगों को सड़कों पे लेके आया जा रहा है डिमोनेटाइजेशन के नाम पे, और वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े धन्ना सेठों के हाथ में खिलौना दे दिया है डेफिनेशन चेंज करके कि वो बाहर से पैसे लाएं और शेयर प्राइसेस को अपने जो है बढ़ाएं चढ़ाएं, जो भी करना है वो करें। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देखने और समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच राजीव जी। बाहर से पैसे लाएं तब भी ठीक है, इसी हिंदुस्तान से पैसा घुमा के वहां से पहुंचा के, और फिर जिसको, अगर मैं खराब भाषा में, फिर मैं जनरली ये भाषा जिसको टोपी पहनाने का काम करते हैं कि घुमा घुमा के वो एक ही आदमी को फिर आप वो कर रहे हैं, ये देश के लिए थोड़ी घातक स्थिति है, क्योंकि ये बहुत दिन तक ये खेल चल नहीं सकता है। लोग बर्बाद होगा, देश खराब होगा। राजीव जी, मैं खत्म करने से पहले एक आपसे के साथ शेयर कर लूं, जो बात हम लोग कह रहे थे ना कि जैसे पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, बच्चों की फीस, केवल यही नहीं, जो रोजमर्रा की घर की खाने की चीजें ना, भाई दूध ना भी रखिए, चावल दाल तेल, ये चीजें महंगी हो रही है भाई, और इससे इफेक्ट हो रहा है आपको, सामने सामने विजिबली वो महंगा हो रहा है। पहले तो ये चीजें बढ़ती थी, आटा जो 10 रुपए किलो होता था 40-45-40 पे पहुंच रहा है, तो इट इज डायरेक्टली इफेक्टिंग हमारा, आपका नहीं। मुझे तो कभी कभी दिक्कत देख के लगता है कि जो एक वर्ग है जो जिसकी आय बहुत ही सीमित है, उसके लिए शायद अब स्कूल प्रायोरिटी नहीं रह गई। स्कूल कैसे भेजे, उसको रोक के वो फिर पेट पालने का काम कर रहे हैं, और ये देश के लिए भयावह स्थिति। थैंक यू सो मच राजीव जी। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप ये देखिए, एक तरफ आप बोल रहे हो कि भारत जो है विश्व गुरु है और महाशक्ति बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप इस देश के 81-82 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज फूड दे रहे हो।
तो ये अपने आप में विरोधाभास है। एक तरफ आप महाशक्तिशाली अपने आप को कहो और दूसरी तरफ जो है आप 82-81 करोड़ लोग को सब्सिडाइज फूड दो, ये बात बैठती नहीं है, इसमें इसके अंदर में मेल नहीं है। तो ये क्यों आपको करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आम लोगों का जीवन चलाना जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो और देखिए ये अदानी का इशू में हम लोग सब ये सोच रहे थे कि इसके अंदर में इन्वेस्टिगेशन बड़ी ईमानदारी और बहुत सूझबूझ के साथ होगा। सेबी ने समय भी मांगा है, बट ये जो खेल खेला गया पिछले 5-6 दिनों में कि भाई रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी की, वो बोल रही है कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन इनकंक्लूसिव है, और आपने ये सिक्का हर जगह चला दिया कि क्लीन चिट दिया गया, क्लीन चिट दिया गया। तो इससे समझ में आ रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में हर जगह ये क्लीन चिट दिया गया। भाई जब इन्वेस्टिगेशन ही इनकंक्लूसिव है तो जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी जो सेबी के ऊपर डिपेंडेंट थी कि सेबी उसको गाइड करेगा, वो कैसे बोल सकती है कि भाई क्लीन चिट, मतलब वो कैसे क्लीन चिट दे सकती है? तो ये पूरे देश में जो एक ट्रांसपेरेंसी को हटा के मनमाना ओपेक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे मीडिया सेक्टर हो, चाहे स्टैटिस्टिक लेने वाला डिपार्टमेंट हो, ये जनता को समझने की जरूरत है कि ये एक डेमोक्रेसी के लिए इट इज सेटिंग अप ए वेरी 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 हार्मफुल प्रेसिडेंट, और ये इससे हमें बचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। थैंक यू सो मच राजीव जी। और मतलब बात से बात निकलती जा रही है और धीरे धीरे आपके जो उस दिमाग को भी वो अपने ढंग से चलना है। आज मुझे देख के ताज्जुब हुआ, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जो कह रहा है कि सेंसस हर 10 साल पे होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अब वो धीरे धीरे आपको ये भी समझाना है कि इसकी क्या आवश्यकता है। भाई ठीक है, सेंसस की क्या आवश्यकता है, वो एक स्लोली एक कुछ लोग इस चीज को ड्राइव करेंगे। थैंक सो मच। लेकिन आपसे आग्रह ये रहेगा कि इस तरह के रोजमर्रा के जो हमारे आपके सवाल हैं उस पर हम लोग जरूर बात करते रहें। थैंक यू।